कहानी की शुरुआत होती है और हम एक किसान मार्को को देखते हैं जो खेतों में बियांका नाम की एक लड़की के साथ उठक बैठक कर रहा होता है। वहीं पास खड़ी मारिया अपनी बहन का ये व्यायाम चुपचाप देख रही होती है। काम पूरा होने के बाद मार्को बियांका से रात को मिलने को कहता है और मारिया से गुजारिश करता है कि ये घपाघप भरा राज किसी से न कहे। मारिया बियांका को समझाती है कि ये गलत है क्योंकि मार्को शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। लेकिन बियांका पर कोई असर नहीं पड़ता। उसे सिर्फ अपनी बेताब चाहत नजर आती है और वह गर्मी शांत करना चाहती है। सीन बदलता है। इसके कुछ देर बाद जब एक अनजान लड़की वहां अकेली होती है, कप्पा उसके अकेलेपन का शर्मनाक फायदा उठाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसकी आंखों में हैवानियत होती है और लड़की के पास कोई रास्ता नहीं बचता। सीन बदलता है। अब रात में मार्को अपने दोस्त विंसेंजो के साथ एक बार में बैठा होता है। वहां वो देखता है कि जमींदार डॉन लुइगी किसानों की फसल को बहुत ही कम दामों में खरीद रहा है। एक तरह से लूट हो रही है। मार्को गुस्से में आकर विरोध करता है, मगर डॉन लुइगी बस एक घमंडी मुस्कान देकर वहां से चला जाता है। सीन बदलता है। अगली सुबह मार्को बियांका से एक पेड़ के नीचे मिलता है। दोनों रोमांटिक फ्रेंच म्यूजिक पर नाचने लगते हैं। ये कोई आम डांस नहीं था। उनके जिस्मों की नजदीकियां इस बार कुछ ज्यादा ही सुलगती हुई थीं। बात आगे बढ़ती है और वे दोनों अपने इश्क भरे पल वहीं बिताते हैं जहां खेत की मिट्टी उनका बिस्तर बन जाती है। मार्को बियांका को एक नई जिंदगी का सपना दिखाता है, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ वो दो हों और उनका इश्क। सीन बदलता है। उधर डॉन लुइगी कप्पा को मार्को के खिलाफ भड़काने में लगा रहता है। रात में मार्को को बुलाया जाता है। वो देखता है कि उसके दोस्त कप्पा के घर के बाहर कुछ किसान शोर मचा रहे हैं। मार्को उन्हें शांत करता है और भरोसा दिलाता है कि वो इस मामले को खुद सुलझाएगा। फिर वो कप्पा से मिलने उसके घर चला जाता है। कप्पा बियांका से एक ड्रिंक लाने को कहता है और फिर मार्को से पूछता है, क्या तुम मेरी बेटी बियांका को चाहते हो? बियांका तुरंत झूठ बोलती है, नहीं, हम पहले कभी मिले ही नहीं। कप्पा को शक तो होता है, मगर फिलहाल वो बात टाल देता है। बातचीत के दौरान कप्पा डॉन लुइगी का जिक्र करता है और याद दिलाता है कि कैसे मार्को ने उसे सबके सामने नीचा दिखाया था। मार्को जवाब देता है कि डॉन किसानों से सस्ता सामान लेकर 3 गुना मुनाफा कमाता है, जबकि खेतों में जान लगाने वाले किसान को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होती। अब ये सब नहीं चलेगा, किसान अपनी जमीन का दाम खुद तय करेगा। कप्पा उसकी बातों पर हंसता है, लेकिन अंदर से जलने लगता है। सीन बदलता है। उसी रात 2 किसान डॉन लुइगी की गाड़ी रोकते हैं और उसे बुरी तरह पीट कर बेहोश कर देते हैं। सुबह होते ही घायल डॉन लुइगी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाता है। सीन बदलता है। रात को मार्को बियांका के कमरे में चुपके से घुसता है। वो उसे प्यार से जगाता है और दोनों बिना आवाज किए धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ते हैं। वहां मार्को अपने दिल का हाल बयां करता है। तुझे देखकर अब चैन नहीं आता। तेरे बिना ये रातें सूनी और अधूरी लगती हैं। बियांका के चेहरे पर इश्क की गर्मी आ जाती है। इसके बाद दोनों वहीं खेत में ही घपाघप शुरू कर देते हैं। सीन बदलता है। कुछ दिन बाद मार्को बियांका से एक खंडहर जैसी जगह में मिलता है और उसे बताता है कि वो एक दिन उसे दुल्हन की ड्रेस में देखना चाहता है। फिर दोनों एक बार फिर अपने रंगीन प्यार का प्रोग्राम वहीं शुरू कर देते हैं। बाद में मार्को उसे एक चिट्ठी देता है जिसमें लिखा होता है कि वे दोनों इस गांव को छोड़कर पेरिस जा रहे हैं, जहां उसका भाई एंटोनियो रहता है। योजना बनती है कि अगले दिन ये चिट्ठी कप्पा को दी जाएगी, लेकिन बियांका के भाई कोसिमो ये सब देख लेता है और अपने पिता को सारी बात बताता है। इस बात से कप्पा आग बबूला हो जाता है। तभी बियांका वहां आ जाती है। कप्पा गुस्से में चिल्लाता है, बेहया बदचलन लड़की। लेकिन बियांका पर इसका कोई असर नहीं होता। वो बिना झिझक अपने सार कपड़े उतार देती है और कप्पा से पूछती है, तुम मुझे ऐसे देखकर खुश क्यों नहीं हो रहे? जब अपने खेत में नौकरानियों को ऐसे देखते हो तब तो अच्छा लगता था ना। सीन बदलता है।
अगले दिन मार्को कप्पा से अकेले मिलने जाता है और चिट्ठी देना चाहता है। कप्पा कहता है, मुझे पढ़ना नहीं आता। मार्को कहता है, तो मैं पढ़कर सुना देता हूँ। इसके कुछ देर बाद कप्पा उसे अपनी जमीन दिखाता है और कहता है, देखो इतनी गर्मी में भी मेरी जमीन कितनी गीली रहती है। मार्को नीचे झुकता है, तभी कप्पा पीछे से उस पर वार करता है और फिर एक धारदार औजार से उसे निर्दयता से मार डालता है। फिर उसकी लाश को उसी के घोड़े पर लाद कर गांव के बीचों बीच छोड़ देता है। बियांका और मार्को का परिवार सदमे में डूब जाता है। गांव वाले भी सहम जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक बहादुर योद्धा खो दिया था। मार्को की मौत की खबर उसके जुड़वा भाई एंटोनियो को मिलती है और वो तुरंत गांव लौटने का फैसला करता है। सीन बदलता है। अब गांव में एक एक कर किसानों को गिरफ्तार किया जाने लगता है और उन पर मार्को की हत्या का आरोप लगाया जाता है। फ्यूनरल के दौरान लूसिया बोलती है, अब हम औरतें मार्को की अर्थी को कंधा देंगी, और सारी औरतें उसे लेकर कब्रिस्तान की ओर बढ़ती हैं। बियांका आखिरी बार अपने प्यार को निहारते हुए विदा लेती है। सीन बदलता है। कुछ दिन बाद पुलिस इस केस को रफादफा करने की कोशिश करती है, लेकिन एंटोनियो संतुष्ट नहीं होता। जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो विंसेंजो से उसे पता चलता है कि मार्को का कई औरतों से शारीरिक संबंध थे, लेकिन बियांका उसके लिए खास थी। उसके बाद ही मार्को की जिंदगी बदली थी। एंटोनियो अपने पिता से बात करता है। पिता कहते हैं, मार्को ने उन लोगों को आवाज दी जो हमेशा चुप रहे, लेकिन इस दुनिया में सच्ची आवाजें सबसे पहले खामोश कर दी जाती हैं। कभी कभी जुल्म मिटाने के लिए खुद जालिम बनना पड़ता है, और मार्को में इतनी बेरहमी नहीं थी, इसलिए उसे मिटा दिया गया। अब एंटोनियो को सारा सच पता चल चुका था। वो कप्पा से मिलने गया। कप्पा बेपरवाह होकर कहता है, मार्को ने वही पाया जिसके वो काबिल था। साथ ही धमकी देता है, जल्दी गांव छोड़ दो वरना तेरा भी वही हाल होगा जो मार्को का हुआ था। कप्पा को अंदाजा नहीं था कि उसका अंत आ चुका है। सीन बदलता है। अब एंटोनियो वापस जाने के लिए बस में बैठा होता है। रास्ते में उसे अचानक मार्को दिखाई देता है, एक धुंधली मगर गहराई से भरी परछाई। वो चुपचाप कप्पा के खेत पहुंचता है और वहां बेरहमी से कप्पा और उसके बेटे को मौत के घाट उतार देता है। उनके खून से लथपथ शवों को गांव के बीचों बीच वहीं डाल दिया गया जहां कभी मार्को की लाश फेंकी गई थी, मगर किसी को नहीं पता चला कि ये किसने किया। लोगों ने मान लिया, किसानों ने आवेश में आकर बदला लिया। अब गांव वाले कप्पा की बेटियों मारिया और बियांका को तिरस्कृत करते हैं। उन्हें सामान बेचना बंद कर दिया जाता है, जैसे उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। जिंदा रहने के लिए उन्हें डॉन लुइगी से मदद मांगनी पड़ती है, लेकिन डॉन लुइगी बियांका की खूबसूरती में इस कदर खो जाता है कि उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। लेकिन बियांका ये समझ जाती है और समय रहते वहां से चली जाती है। दूसरी ओर एंटोनियो का ध्यान अपने काम से हट चुका था। एक गलती से उसके साथी को चोट लग जाती है। अब वो खुद से भी नाराज था। उसने बियांका के लिए एक चिट्ठी लिखी, मगर बियांका ने वो कभी पढ़ी नहीं। अपनी गर्लफ्रेंड को एक और चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने लिखा कि अब वो हमेशा के लिए गांव लौट रहा है। गांव पहुंचने पर वो बियांका के घर गया और वहां उसे उसकी मां की तस्वीर दिखाई दी। जब मारिया बियांका को बुलाने गई, एंटोनियो चुपचाप वहां से चला गया। उसे याद आया, वही तस्वीर उसने सालों पहले अपने पिता के पर्स में देखी थी। जब उसने पिता से पूछा, तब एक गहरा पारिवारिक राज सामने आया। मारिया असल में उसकी सौतेली बहन है। अब एंटोनियो समझ गया, कुछ सच कभी सामने नहीं आने चाहिए। सीन कट होता है। बियांका को जब एंटोनियो की चिट्ठी मिलती है तो उसमें लिखा होता है, मैं तुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। जब वो मिलने पहुंचती है, उसे एंटोनियो की जगह मार्को दिखाई देता है, और मानो ऐसा हो कि वह वही वादा निभाने वापस आया हो। गांव वाले इस दृश्य को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। एंटोनियो बियांका का हाथ पकड़ता है और उसे चर्च की ओर ले जाता है। उनके साथ पूरा पैराडाइसो परिवार होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।